जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं आपके प्रिंस ज्ञान अकेडमी से आकाश शर्मा। साथियों, आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम पॉलिटी का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। हम पॉलिटी में पार्ट फर्स्ट यानी कि भाग फर्स्ट को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने संघ राज्य क्षेत्रों को पढ़ा था। अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे, इससे आगे हमारा जो पार्ट है, जो भाग सेकंड है, वो है नागरिकता। कि भारत में नागरिकता, तो डिटेल में नागरिकता को पढ़ेंगे। जो नागरिकता है वो हमारे कहाँ से है, तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक हमारी नागरिकता आती है, जो हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। और इसके बाद में हम ये देखेंगे कि नागरिकता हमारी जो 1950 के बाद में दी गई थी, वो किस आधार पर दी गई थी, जो यानी कि जो पहला संविधान संशोधन जिसके तहत हमें नागरिकता मिली थी 1955 में, वो कैसे मिली थी, फिर उसमें कौन कौन से बदलाव कब कब हुए, इस सारी डिटेल को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप भी इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको निश्चित ही कोई ना कोई फायदा होने जा रहा है। तो आप पूरा वीडियो को बने रहें अंत तक और पूरा देखें इस वीडियो को। आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान का भाग 2, जिसमें हम नागरिकता को पढ़ेंगे। तो जो हमारा चल रहा है भारतीय संविधान संविधान में हम पार्ट फर्स्ट यानी कि भाग फर्स्ट को पढ़ चुके हैं। जो भाग फर्स्ट था हमारा, उसमें हमने संघ राज्य क्षेत्र पढ़े थे। इसके बाद में हम भाग सेकंड की चर्चा करेंगे आज। और भाग सेकंड में हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, सिटीजनशिप। कि भारत में नागरिकता किस किस आधार पर दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में नागरिकता जो है वो छीनी भी जाती है और दी भी जाती है। उसके 5 तरीके हैं देने के और 3 तरीके हैं छीनने के। तो भारतीय संविधान में नागरिकता किस आधार पर मिलती है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें नागरिकता का वर्णन किया गया है, उनको हम बहुत ही डिटेल में इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं भाग सेकंड संविधान का नागरिकता। भाग 2 नागरिकता। भाग 2 नागरिकता। नागरिकता क्या है, पहले ये समझिए। हमारे देश में यानी कि कहीं भी 3 तरीके के आदमी होंगे। एक तो होगा पर्सन, एक होगा सिटीजन, और एक होगा माइनॉरिटी। तो ये जो तीनों हैं, इनमें क्या क्या अंतर है। पर्सन तो भाई कोई भी हो सकता है, जीने का अधिकार तो हर किसी को है। यानी कोई विदेश से आया है हमारा ताजमहल देखने के लिए, तो वो भी हमारा क्या है, पर्सन है। पर्सन हमारा सिटीजनशिप भी होगा। लेकिन पर्सन में हर कोई आता है, लेकिन सिटीजनशिप एक ऐसी उपलब्धि है हमारे देश के द्वारा, यानी कि एक ऐसी आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो होते हैं, ये ऐसा है जो ये बताता है कि इस देश के तुम नागरिक हो, यानी कि इस देश में रहते हो, इस देश में तुम किसी भी पोस्ट पर जा सकते हो, इस देश के अंदर तुम वोट डाल सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो, किसी भी हाई रैंक पर जा सकते हो। सिटीजन का मतलब है जो हाई रैंक गेन कर सके। पर्सन जो है हर कोई होता है, हर कोई आता है उसमें, लेकिन सिटीजन हर कोई नहीं होता। सिटीजन सिर्फ वो होता है जो क्या करता है, हमारे देश में कोई भी पद ग्रहण कर सकता है, वोट देने का अधिकार है, प्लस चुनाव लड़ने का अधिकार हो, वो सिटीजन होगा। माइनॉरिटी कौन है, तो माइनॉरिटी वो लोग हैं जो किसी एक विशेष क्षेत्र के अंदर उनकी लोगों की संख्या दूसरे के तुलना में कम हो, उसे माइनॉरिटी कहते हैं। यानी कि देखिए, यदि देखा जाए तो हमारा जो देश है, जो भारत है, भारत के अंदर जो हिंदू लोग हैं वो कौन हैं, मेजॉरिटी। और माइनॉरिटी कौन है, तो मुस्लिम और हमारे जो वो क्रिश्चियन लोग हैं वो कैसे हैं,
वो माइनॉरिटी में आते हैं। हालांकि हिंदू सब जगह मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि हम यदि नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, नॉर्थ उसमें जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे जिधर असम है और नागालैंड वगैरह है, यदि उधर जाते हैं तो उधर जो हिंदू हैं हमारे, वो हिंदू क्या हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, क्योंकि उधर जो है क्रिश्चियन लोग ज्यादा हैं। तो ये बात समझ आ रही है। सिटीजन जो है, नागरिक जो है, नागरिक एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसको देश के द्वारा एक ऐसी पद चिन्ह दे रखी है, एक ऐसी उपाधि दे रखी है जिसके चलते वो हमारे देश में किसी भी पद को ग्रहण कर सकता है, किसी भी ऊंचे से ऊंचे पद पर जा सकता है, तथा वोट लड़ने का और वोट यानी कि चुनाव लड़ने का और वोट देने का अधिकार है, वो सिटीजन है। तो यदि हम बात करें कि भारत में नागरिकता कैसी है, तो हमारे भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। एकल का मतलब क्या हुआ, एकल का मतलब हुआ कि पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता दी जाएगी। ऐसा भाई, क्योंकि देखा जाए तो किसी भी देश में दो ऐसी नागरिकता नहीं है कि अपने देश की भी ले ले और दूसरे देश की भी ले ले। तो किसी देश के बारे में तो कहा नहीं कहा, ये कहा गया एकल का मतलब है पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता। ऐसा नहीं है कि यूपी की अलग नागरिकता है, कि दिल्ली की अलग नागरिकता है, राजस्थान की अलग नागरिकता, अलग अलग नागरिकता नहीं है। पूरे देश के लिए हमारे देश में एक ही नागरिकता मिलती है। तुम यदि नागरिकता कार्ड बनवाने गए यानी नागरिकता लेने गए तो कहा कि यूपी की नागरिकता दे दो, हमें यूपी की नागरिकता थोड़ी ना मिलेगी, पूरे देश की नागरिकता मिलती है, उसको कहते हैं एकल नागरिकता। भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि कहा जाए कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहां से लाया गया है, तो भारत में ब्रिटेन से हमारे क्या लाया गया है, नागरिकता का प्रावधान लाया गया है। हमारे भारतीय संविधान में जो नागरिकता को जोड़ा गया है वो कहां से जोड़ा गया है, तो हमारे ब्रिटेन जो है देश, उससे नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। तो आइए इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में हमारा जो नागरिकता का वर्णन किया गया है, संविधान में नागरिकता का वर्णन जो किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 5 से, अनुच्छेद आर्टिकल अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, अनुच्छेद 5 से और अनुच्छेद 11 तक हमारे भारत के संविधान में सब किसका, नागरिकता का वर्णन किया गया है। आइए तो शुरू करते हैं एक एक अनुच्छेद को और जानते हैं कि उस समय की स्थिति को देखकर ये जो अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, ये उस समय जो स्थिति थी हमारे देश में, उस स्थिति को देखते हुए हमारे संविधान में लोगों के लिए नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। ये कोई आज का बना हुआ संविधान थोड़ी नया, हमारा संविधान कब बना था, 1950, 26 जनवरी 1950 में तो हमारा संविधान लागू हो गया था। कितने साल में बना था, 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो आइए एक एक अनुच्छेद को लेते हैं नागरिकता के और जानते हैं कि हर अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया था। तो अनुच्छेद लेते हैं, निहारिक लेते हैं नागरिकता। तो नागरिकता जो है उसमें पहले जो 5वां अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है कि भारत में जन्म लिया बच्चा, भारत में जन्म लिया बच्चा, जिस बच्चे ने भारत में जन्म लिया है वो भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। किसके अकॉर्डिंग, ये 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के अकॉर्डिंग हमारे किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो भारत में जन्म लेगा, अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जो बच्चा भारत में जन्म लिया है वो भारत का नागरिक है। 1950 से पहले, जो 26 जनवरी 1950 से पहले या जो बच्चा भारत में जन्म लिया है वो क्या है, भारत का नागरिक है। दूसरा, माता पिता भारत के हों, माता पिता भारत के हों,
क्योंकि क्या हो रहा था उस समय, क्योंकि हमारे कुछ लोग कहां लड़ने गए हुए थे, विदेशों में जो आंदोलन चल रहे थे, आंदोलनों में भाग ले रखा था। तो जरूर थोड़ी ना उनका बच्चा, यदि उनका बच्चा विदेश में पैदा हो जाता है, क्या उसको भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा? क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि उसका जन्म भारत में नहीं हुआ, नहीं, उसके माता पिता तो भारत के हैं, इसलिए उसे भी क्या दी जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी, माता पिता भारत के हों। और तीसरा कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 से पहले 6 साल से भारत में रह रहा हो। जो 26 जनवरी 1950 से पहले 6 साल से भारत में रह रहा है, वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 के अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 5, कोई भी बच्चा जो भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक होगा। जिसके माता पिता भारत के होंगे वो भी भारत का नागरिक होगा। प्लस 26 जनवरी 1950 से पहले यदि 6 साल से भारत में रह रहा है तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। तो ये अनुच्छेद 5 में कहा गया था। आइए अब आर्टिकल नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। आर्टिकल नंबर 5 में यही कहा गया, भारत में जन्म लिया बच्चा, माता पिता भारत के हो और 6 साल से भारत में रह रहा हो। कब? 26 जनवरी 1950 से, तो वो भारत का नागरिक होगा। आइए अगला आर्टिकल लेते हैं, अभी जगह है तो आर्टिकल नंबर 6 इसी पे लिख देते हैं। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 जो है उस समय की स्थिति को, अनुच्छेद 6 प्लस अनुच्छेद 7 उस समय की स्थिति को देखकर बनाए गए थे, क्योंकि उस समय भारत का विभाजन हो रहा था। तो भारत के विभाजन को देखते हुए अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 बनाए गए थे। तो कैसे बनाए गए? इसमें क्या कहा गया है कि जो भारत के लोग, जो पाकिस्तान के लोग भारत में आ रहे हैं, यानी कि 19 जुलाई नहीं, अभी आगे बताएंगे उस चीज को। तो जो पाकिस्तान के लोग भारत में आ रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भारत में आ रहे हैं, उन्हें 19 जुलाई 1948 से पहले सभी को 19 जुलाई 1948 से पहले सभी को क्या? नागरिकता। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले जो लोग हैं, 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले जो लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या हुआ? उनको पंजीकरण। क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तान के लोग भारत में आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के लोग भारत में आ रहे हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आ गए उनको तो सभी को नागरिकता मिल गई। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे, उन लोगों को 6 महीने का पंजीकरण, 6 महीने का रजिस्ट्रेशन, 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में उनको क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। तो ये दो अनुच्छेद जो है, 5 कहता है कि भारत में जन्म लिया बच्चा और 6 और माता पिता भारत के हों, 6 साल से भारत में रह रहा हो। कब से? 26 जनवरी 1950 से पहले 6 साल से रह रहा हो। दूसरा जो है अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले सभी जो आए थे, उन नागरिकों सभी को नागरिकता। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग भारत में आए हैं उनको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जब उनको नागरिकता मिलेगी।
तो ये अनुच्छेद क्लियर होंगे। इसके बाद वाला अनुच्छेद देख रहे हैं, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7। तो अनुच्छेद 7 जो कहता है कि, लिख दे रहे हैं पहले, अनुच्छेद 7 कहता है, आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, कब? 1 मार्च 1947 के बाद। जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, कब? 1 मार्च 1947 के बाद। उन लोगों को वापस आने पर 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जब उनको नागरिकता मिलेगी। यदि भारत के लोग जो भारत में रह रहे थे, वो लोग कहां गए? पाकिस्तान गए। कब? 1 मार्च 1947 के बाद में आने पर 6 महीने के रजिस्ट्रेशन, 6 मंथ का पंजीकरण कराना होगा। 6 महीने का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराना होगा। तो जो लोग भारत के लोग पाकिस्तान गए थे 1 मार्च 1947 के बाद आने पर 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन होगा, उन लोगों को जब नागरिकता मिलेगी। तो आर्टिकल नंबर 7 जो है उस समय की स्थिति को देखते हुए बनाया गया था कि जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, ये कहते हैं ना कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ऐसे ही जो लोग भारत के लोग पाकिस्तान चले गए थे, यदि बाद में आ गए तो उनको नागरिकता मिल गई, लेकिन कब मिली? 6 मंथ के रजिस्ट्रेशन के बाद। कब से पहले? यदि 1 मार्च 1947 से पहले चले गए थे। तो आइए आर्टिकल नंबर 8 पर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 6 मिटाते हैं। आर्टिकल नंबर 8। तो आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कि जिसके माता पिता भारत के हों और बच्चा विदेश में जन्म ले तो वो भारत का नागरिक होगा। इसमें कहा गया है जिसके माता पिता भारत के हों और बच्चा विदेश में जन्म ले तो क्या वो विदेशी हो जाएगा? तो रहेगा तो भारतीय ही, तो वो भारत का नागरिक होगा। इस बात की चर्चा इसमें करी गई है कि जो लोग भारत के हों, जिनके माता पिता भारत के हों और उनका बच्चा विदेश में जन्म ले, तो उसे क्या बोलेंगे? उसको नागरिकता मिलेगी, उसको नागरिकता भारत की मिल जाएगी, वो सिटीजन होगा इंडिया का। तो इसके बाद में आर्टिकल 9, 10, 11, 12 3 आर्टिकल और हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं। फिर उसके बाद में आर्टिकल नंबर, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आर्टिकल नंबर 9 शुरू कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 9
तो अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9, तो अनुच्छेद 9 जो है वो कहता है कि जो लोग विदेश में गए हों और विदेश की नागरिकता अर्जित कर ली हो, मतलब उन्होंने कहा है कि जो लोग विदेश में गए हों और विदेश की नागरिकता अर्जित कर ली हो, उन लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। यानी कि किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता छीन ली जाएगी। किसी और देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म, भारत की नागरिकता खत्म। कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, यानी कि जैसे हमने पिछले पहलू में कहा था कि उसके माता पिता भारत के थे लेकिन बच्चा भारत में पैदा नहीं हुआ और विदेश में पैदा हुआ और उसका मन करा कि मैं तो विदेश में रहूंगा पूरी जिंदगी, मुझे जाने नहीं है भारत में, और उसने विदेश की नागरिकता अर्जित कर ली वहां रहकर, तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, वो विदेशी नागरिक हो जाएगा, भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। ऐसा नहीं, भारत आ ही नहीं सकता, भारत आ सकता है, घूम सकता है, रह सकता है, लेकिन भारत में घर नहीं बना सकता, भारत में क्या नहीं कर सकता, तो चुनाव नहीं लड़ सकता, भारत में वोट नहीं डाल सकता, किसी ऊंचे पद पर नहीं जा सकता, यानी कि भारत में वो ऊंचे पदों पर नहीं जाएगा, भारत में वो क्या नहीं करेगा, वोट नहीं डालेगा और क्या चुनाव नहीं लड़ेगा, यानी कि जो बड़े बड़े काम हैं जो जरूरी है नागरिक होने के लिए वो काम नहीं कर सकता। अब अनुच्छेद नंबर 10, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि यदि तुम कोई अनर्थ करते हो नागरिकता के खिलाफ, तुम भारत के खिलाफ अनर्थ, अनर्थ मतलब भारत के नागरिक हैं, भारत पर चाइना का युद्ध चल रहा है मान लो, और चाइना एक तरफ से लड़ने लग जाएगा, तो नागरिकता खत्म, नागरिकता उस कंडीशन में नागरिकता खत्म, नागरिकता खत्म। कब? भारत के खिलाफ अनर्थ, मतलब भारत के खिलाफ हो गए तो क्या हो जाएगा, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसके बाद में लास्ट अनुच्छेद बचता है अनुच्छेद नंबर 11। तो अनुच्छेद नंबर 11 क्या कहता है कि भारत में नागरिकता के लिए कोई भी कानून संसद बनाएगी, भारत में नागरिकता के लिए नागरिकता के लिए कोई भी कानून संसद बनाएगी, यानी कि पूरी तरीके से नागरिकता किसके हक में है, तो संसद के में है। तो संसद में भी कौन, तो संसद में भी गृह मंत्रालय, भारत में नागरिकता गृह मंत्रालय। ये अनुच्छेद कहता है कि भारत में नागरिकता के लिए कोई कानून बनाना है, भारत में नागरिकता के लिए कोई कानून लाना है तो क्या करे, कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। संसद में भी कौन, तो गृह मंत्रालय। संसद के अंदर गृह मंत्रालय ही
भारत की नागरिकता के लिए कोई भी कानून बना सकता है, अदरवाइज कोई नहीं कानून बना सकता। किसके लिए? भारत की नागरिकता के लिए कोई भी कानून नहीं बना सकता, सिर्फ संसद में भी गृह मंत्रालय। तो ये अनुच्छेद थे हमारे उस समय की स्थिति को देखकर। इसके बाद में संसद के द्वारा 1955 में भारत के लोगों को नागरिकता देने के लिए 5 प्रावधान किए गए हैं। उन 5 प्रावधानों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में उसी के अनुसार 1955 में भारत की नागरिकता छीनने के लिए भी 3 प्रावधान किए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। आइए जो 5 प्रावधान है वो कौन कौन से हैं देखते हैं। जो 5 प्रावधान हैं भारत की नागरिकता छीनने के लिए, वो कौन, भारत की नागरिकता देने के लिए 1955 के अनुसार 1955 में सबसे पहली बार नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। तो 1955 में जो नागरिकता प्रावधान देने का किया गया, वो पहला जो प्रावधान था वो था जन्म के आधार पर। यदि भारत में जन्म हुआ है तो नागरिकता दे दो। जन्म के आधार पर जो बच्चे ने भारत में जन्म लिया वो भारत का नागरिक। क्या ये सही है? तो ये सही नहीं था बिल्कुल भी। इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ, आगे जाकर इसमें बदलाव किए गए। सबसे पहला बदलाव 1986 में किया गया था। तो भारत में 1955 में जन्म के आधार पर नागरिकता दी गई। फिर इसको बदला गया कि 1986 में, और बदलकर क्या कहा गया कि जन्म लेने वाले बच्चे के माता पिता में से कोई एक, भारत में जिस बच्चे ने जन्म लिया है उसके माता पिता में से कोई एक, या तो माता या फिर पिता भारत का नागरिक हो, का नागरिक। क्या कहा गया है कि भारत के माता पिता में से, जिस बच्चे ने भारत में जन्म लिया है उसके माता पिता में से कोई एक, या तो माता या फिर पिता भारत का नागरिक होगा तो बच्चा भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसका भी बहुत मिसयूज हुआ आगे चल के, तो इस पे भी खत्म कर दी गई कि माता पिता में से एक नहीं। कहा गया बाद में कि माता पिता में से एक तो हो भारत का नागरिक, लेकिन दोनों जो हो वो वैलिड हो। क्या हो? वैलिड हो, वैलिड व्यक्ति हो। ऐसा ना हो फ्रॉडबाजी से, कि फ्रॉडबाजी से उसने माता को दिखाया हो या फ्रॉडबाजी से पिता को दिखाया हो। दोनों वैलिड व्यक्ति होने चाहिए, जब ही उस बच्चे को क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। जो नागरिकता के जो 5 नियम दिए गए हैं, नागरिकता 5 नियम मानिए एक प्रकार से, तो जिनका आधार पर दी जाती है उनमें कई बार बदलाव हुआ है। 1955, 1986, 1993, 2003, 2005, 2015 और एक बदलाव 2019 में भी किया गया है छोटा सा। तो ये बदलाव किए गए हैं इनमें समय समय पर। इसके बाद जो दूसरी बार जो नागरिकता दी जाती है वो दी जाती है दूसरे आधार पर। नागरिकता जो दी जाती है, जो दूसरे आधार पर नागरिकता दी जाती है वो दी जाती है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर, सॉरी 1 मिनट, यस, वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती है। तो वंश के आधार पर जो नागरिकता दी जाती है उसमें क्या कहा गया है कि सिर्फ जो नागरिकता दी जाएगी वो पिता यदि उस कंट्री का है, भारत का है, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसके ऊपर विवाद छिड़ा काफी, तो वो बाद में कहा गया कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक। जो वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किया गया उसमें क्या कहा गया कि भारत में नागरिकता, पहले कहा गया कि जिससे पिता यदि भारत का नागरिक होगा तो बच्चे को नागरिकता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन इस पर चलते विवाद हुआ तो फिर कहा गया माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए।
तीसरा जो तरीका है नागरिकता लेने का, वो तरीका है हमारा रजिस्ट्रेशन के थ्रू। रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत में तीसरा तरीका है वो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू। इसमें क्या कहा गया है? रजिस्ट्रेशन के थ्रू यानी पंजीकरण के थ्रू। इसमें कहा गया है तीसरा तरीका ये, इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे 7 साल भारत में रहना पड़ेगा। 7 साल भारत में रहना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन के थ्रू, पंजीकरण के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू उसको नागरिकता दी जाएगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये 7 साल रहना जो है, ये कोई 7 साल रहे तुरंत बाद नागरिकता मिल नहीं जाएगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे किसी फॉर्म को भरने के लिए क्या कहा जाता है कि तुम 12th पास होने चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, तुम्हारी मैट्रिक होनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। ऐसे ही 7 साल जो है ये तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 7 साल भारत में रहे पहले, फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। क्योंकि फार्म कोई भी यदि कोई फॉर्म भरना चाह रहा है नौकरी का तो कब भर सकता है? 18 साल प्लस एज हो और कोई ना कोई जब मैट्रिक की हो या फिर 12th की हो या फिर ग्रेजुएट हो, वही फॉर्म भर सकता है। ऐसे ये कि 7 साल तो पहले क्या हो, भारत में रहा हो, तो जब रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तुरंत नागरिकता दी जाएगी कि 7 साल रहा और नागरिकता मिल गई हमें, हाँ खुश हो गए, नागरिकता मिल गई। नागरिकता तुरंत नहीं मिलेगी, नागरिकता कब मिलेगी कि 7 साल रहे और रजिस्ट्रेशन करे, रजिस्ट्रेशन के बाद सोचा जाएगा जब नागरिकता दी जाएगी। चौथा जो तरीका है वो है कला विज्ञान। कला विज्ञान कैसे? मतलब कला विज्ञान मतलब कि कोई व्यक्ति है जो 10 साल से भारत में रह रहा है, 10 साल से भारत में रहा हो और 10 साल से भारत में रहा हो, उसके बाद में क्या कहा गया है कि वो 10 साल तो भारत में रहा हो, लेकिन उसके बाद में क्या कहा गया है कि वो कला और विज्ञान में रुचि रखता हो, यानी कि अच्छा हो, निपुण हो, जो कला विज्ञान में निपुण हो, भारत के लिए कुछ कर सके। कला विज्ञान में निपुण हो, अच्छा हो, भारत के लिए कुछ करा हो, तो वो क्या है? वो कला विज्ञान के आधार पर 10 साल भारत में रहा हो और कला विज्ञान में अच्छा हो, भारत के लिए कुछ कर सके या फिर करा हो, तो उसको क्या सरकार द्वारा, भारत द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। इसका जो लास्ट तरीका है नागरिकता देने का वो है अर्जित भूमि। स्वाभाविक सी बात है, यदि तुम किसी का घर कब्जा लोगे तो उनको तो घर में रखना ही होगा, तो नहीं बाहर रख दोगे, उनको तो नागरिकता देनी होगी। तो 5वां तरीका है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि, इसमें क्या कहा गया है कि मान लो कोई, अच्छा ये बता दिया 1955, तो इसमें क्या कहा गया है कि मान लो तुमने कोई भूमि अर्जित कर ली है, तुमने कोई भूमि अर्जित कर ली है, छीन ली है किसी से, यानी कि कोई तुम्हारे में शामिल हुआ है या फिर जीती है, तो उसको तुम्हें नागरिकता देनी होगी। जैसे सिक्किम, सिक्किम क्या है? सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां के लोग जो थे क्या थे, अलग देश था, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, भारत से कहा कि हमें अपने में शामिल कर लो। तो जब भारत में शामिल किया तो सिक्किम के सारे लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई। किस आधार पर? अर्जित भूमि के आधार पर, यानी कि अर्जित भूमि, हम तुम अर्जित कर रहे हैं तुम्हारी भूमि को, तो तुम्हें नागरिकता दी जा रही है।
तो ये हमने 5 तरीके सीखे किस चीज के, नागरिकता लेने के। 1955 के आधार पर 1955 में इनको शामिल किया गया था, इनका एक कानून बनाया गया था। मान लीजिए नागरिकता देने के लिए कहा गया था जब, तो ऐसा कुछ 5 तरीके से नागरिकता देने के लिए कहा गया। इसके बाद में जो नागरिकता है वो छीनी जाती है, यानी कि जो ली जा सकती है वो 3 तरीके से ली जाती है। 5 तरीके से दी जाती है। पूछा जाता है यदि क्वेश्चन किसी एग्जाम में कि तो नागरिकता देने के लिए नागरिकता छीनने के लिए हमारे जो संविधान में है वो 3 प्रावधान है। नागरिकता छीनने के लिए 3 प्रावधान है। पहला है त्याग, दूसरा है बर्खास्त, और तीसरा है वंचित। त्याग, त्याग क्या देखो भाई, त्याग को समझो। मान लो कहीं विदेश में रहने के लिए गए और विदेश की नागरिकता अर्जित कर ली, तो अपनी नागरिकता का त्याग हो जाएगा। उसने यदि दूसरी नागरिकता अर्जित करी है तो कराई तो वही नहीं है, उसने खुद ही अर्जित की है, तो उसने क्या करा, भारत की नागरिकता का त्याग करा है। बर्खास्त, यदि भारत का युद्ध चल रहा है चाइना से, तुम चाइना की तरफ से लड़ने लग जाओ भारत से, तो भारत जो है तुम्हें नागरिकता से, आप लोगों को नागरिकता से बर्खास्त कर देगा। यदि उस आदमी को नागरिकता से बर्खास्त कर देगा जो नागरिक क्या है, भारत के खिलाफ ही लड़ने लगे। वंचित, वंचित क्या है, मान लो कोई व्यक्ति गया कहीं पढ़ने और उसने 7 साल रहा, पढ़ने नहीं मतलब कि यदि पढ़ने जा रहा है तो डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, हम पढ़ाई करने गए हैं और वहां गया और बस गया वहां जाकर, और 7 साल हो गई रहते रहते, 7 साल से ज्यादा हो गई है वहां रहते रहते। जब 7 साल प्लस हो गई है रहते रहते, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तुम अब भारत के नागरिक नहीं हो, तुम क्या हो, तो तुम भारत के नागरिक नहीं हो, तुम्हारी नागरिकता छीन ली गई है, तुम वंचित हो और नागरिकता से। तो ये हमारा आज जो हमने टोटल पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है नागरिकता। नागरिकता के 5 प्रावधान हैं जिनके थ्रू नागरिकता दी जाती है, 3 प्रावधान है जिनके थ्रू नागरिकता छीन ली जाती है। हमारे कितने अनुच्छेद हैं, तो 5 से 11 तक अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं, तो 7 अनुच्छेद हैं हमारे, जिनमें हमारी नागरिकता का वर्णन क्या है उस समय की स्थिति को देखते हुए, जिस समय संविधान बना था उस समय की स्थिति को देखते हुए हमारे संविधान में 7 अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन किया गया है। उसके बाद में सन 1955 में हमारे संविधान में प्रावधान किया गया था कि हमारी नागरिकता किस आधार पर मिलेगी। फिर उसमें पहला बदलाव जो किया गया 1986 में किया गया, फिर 1992 में किया गया, फिर 2003 में किया गया, 2005 में, 2015 में, 2019 में छोटा सा बदलाव किया गया था। तो नागरिकता को लेकर ये बदलाव हुए हैं। 5 प्रावधान है जिनके थ्रू नागरिकता दी जाती है, 3 प्रावधान जिनके थ्रू नागरिकता छीन ली जाती है, 7 अनुच्छेद हैं 5 से लेकर 11 तक। सेकंड भाग में संविधान के हमारी नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।